नमस्कार, वक्त हो चला है खबर को समझने का। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बिहार में 2 सीटों के उपचुनाव के लिए गुरुवार को सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। मोकामा और गोपालगंज में मतदान की तैयारी पूरी कर ली गई है। पोलिंग पार्टी को मतदान केंद्रों के लिए रवाना कर दिया गया है। गोपालगंज उपचुनाव में सुरक्षा को देखते हुए बिहार यूपी के बॉर्डर को सील कर दिया गया है। गुरुवार को मोकामा और गोपालगंज की जनता उम्मीदवारों की किस्मत को ईवीएम में कैद कर देगी। प्रचार का शोर थम चुका है, अब मतदान की बारी है। बिहार में 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के मतदान की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गुरुवार को सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक वोटिंग होगी। कहाँ आप लोग की ड्यूटी पड़ी है? किसान भवन नवादा। कैसे कराएंगे मतदान? अच्छी तरह से होगा, हम लोग प्रशिक्षण लिए हुए हैं उसका। गोपालगंज में मतदान के लिए कुल 331 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां 3,31,000 से ज्यादा वोटर मतदान कर सकेंगे। मतदान को लेकर सुरक्षा व्यवस्था टाइट कर दी गई है और यूपी बिहार के बॉर्डर को सील कर दिया गया है। 100% तैयार है हम। कितने बजे मतदान होगा? मतदान 7 बजे से है, लेकिन मॉक पोल का काम 5:30 बजे से शुरू होगा और 15 मिनट हम वेट करेंगे। 5:45 के बाद हम मॉक पोल कर सकते हैं। गोपालगंज में कुल 9 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। हालांकि मुख्य मुकाबला बीजेपी की कुसुम देवी और आरजेडी के मोहन प्रसाद गुप्ता के बीच है। मोकामा विधानसभा चुनाव को लेकर भी वोटिंग की पूरी तैयारी कर ली गई है। हर चौक चौराहों पर वाहनों की जांच हो रही है। मतदान को लेकर हर एक चौक चौराहे पर पुलिस नजर आ रही है, ताकि कोई भी असंवेदनशील सामान या असंवेदनशील व्यक्ति शहर में नजर नहीं आए। मोकामा में 2,70,000 से ज्यादा वोटर हैं। वैसे तो यहाँ भी कई उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी और आरजेडी के बीच ही है। आरजेडी से पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह की पत्नी नीलम सिंह मैदान में हैं, तो बीजेपी से दूसरे बाहुबली ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी किस्मत आजमा रही हैं, जिनके भाग्य का फैसला जनता करेगी। न्यूज़ 18 के लिए मोकामा से अनिरुद्ध और गोपालगंज से गोविंद की रिपोर्ट। मोकामा और गोपालगंज में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। कंट्रोल रूम गुरुवार सुबह 5 बजे से काम करने लगेगा, जिसको लेकर दोनों विधानसभा के लिए कंट्रोल रूम में सेक्टर बांटे गए हैं। ईवीएम में गड़बड़ी सहित किसी प्रकार की शिकायत मिलते ही तुरंत ही कंट्रोल रूम से संज्ञान लिया जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय स्थित कंट्रोल रूम का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। मोकामा और गोपालगंज में कल होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर सभी प्रकार की तैयारियां पूरी कर ली गई है। जहां सभी मतदान केंद्रों पर जो पोलिंग अफसर हैं और कर्मी हैं वो पहुंच चुके हैं, वहीं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में कंट्रोल रूम भी स्थापित किए गए हैं। ये कंट्रोल रूम कल सुबह 5:30 बजे से काम करने लगेगा और तमाम कर्मी से लेकर जो अधिकारी हैं वो बूथों पर नजर रखेंगे। तो ये देख सकते हैं इस वक्त आप कि वोट देने की लोगों से यहाँ पर अपील भी की जा रही है। बड़े से बैनर यहाँ पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में लगाए गए हैं। साथ ही जो अवर निर्वाचन पदाधिकारी हैं वो खुद यहां मौजूद हैं और न्यूज़ 18 चैनल यहां पर देख सकते हैं बड़े स्क्रीन पर अभी से ही चलने लगा है। तो निश्चित रूप से पूरी तैयारी यहां पर कर ली गई है। कहीं पर भी ईवीएम में गड़बड़ी होगी, कहीं पर कोई गड़बड़ी की शिकायतें होंगी तो इस कंट्रोल रूम में सीधे खबर आएगी और निश्चित रूप से तमाम बूथों पर यहां से पैनी नजर रखी जाएगी। तो हम बात करते हैं, हमारे साथ है अपर निर्वाचन पदाधिकारी, उनसे बात करते हैं। सर, क्या लग रहा है कल चुनाव को लेकर कितने तैयार हैं? पूरी तरह से तैयार है हम लोग, इसलिए पूरी तरह से तैयार है हम लोग। पूरी तरह रूम में 5:30 बजे से काम करेगा। हाँ, 5:30 बजे कंट्रोल रूम काम करेगा। कितने कर्मी रहेंगे टोटल इसमें? कर्मी सभी लोग रहेंगे, पूरा कार्यालय इसमें पूरा। अच्छा, अपने खुद रहेंगे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी? अपने रहेंगे। क्या लग रहा है सभी मतदान जो केंद्र हैं वहां पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए? पूरी सुरक्षा है, पूरी तैयारी। देखिए, तमाम जो बूथ हैं वहां पर सुरक्षा कर्मियों की जो संख्या है वो कम नहीं होगी और इसको लेकर तमाम जो सुरक्षा कर्मी हैं उनको अभी से ही वहां पर डिप्यूट कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर ये कहें कि जो कंट्रोल रूम है यहाँ पर सुबह 5:30 बजे से जो कर्मी हैं वो मौजूद रहेंगे, साथ ही अधिकारी मॉनिटरिंग करेंगे। देख सकते हैं 2 जगह पर यहाँ पर जो उपचुनाव होना है इसको लेकर यहाँ भी सेक्टर बांटे गए हैं। 178 जो मोकामा विधानसभा क्षेत्र है उसका और गोपालगंज 101 जो विधानसभा क्षेत्र है, दोनों जगह उपचुनाव होना है। तो इसको लेकर भारत निर्वाचन जो कार्यालय है उसका पटना ब्रांच में तैयारी कर ली गई है और कंट्रोल रूम से कल पूरी तरह से नजर रखी जाएगी ताकि कहीं भी कोई
गड़बड़ी हो, शिकायत हो और उसके साथ ही उसका निपटारा हो सके, इसको लेकर यहां पर अधिकारी और कर्मी जो है सतर्क रहेंगे। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अब आप खबर तो समझिए कि 2 सीटों का ये उपचुनाव आखिर इतना अहम क्यों है। दरअसल महागठबंधन में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये पहला टेस्ट है। नीतीश कुमार से अलग होने के बाद बिहार में बीजेपी के जनाधार का भी टेस्ट होना है। उपचुनाव को 2024 लोकसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल माना जा रहा है। मोकामा गोपालगंज सीट पर जातिगत समीकरण हावी है। दोनों सीट पर महिला प्रत्याशियों के बीच भिड़ंत है। अनंत सिंह की विधायकी जाने के बाद पत्नी नीलम देवी मोकामा विधानसभा सीट से आरजेडी की प्रत्याशी हैं। वहीं सुभाष सिंह के निधन के बाद पत्नी कुसुम देवी गोपालगंज से बीजेपी की उम्मीदवार हैं। मोकामा में 2,68,000 वोटर हैं। गोपालगंज में 3,36,000 मतदाता हैं और कल दोनों ही सीट के लिए प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की। आपकी सरकार आपके द्वार अभियान के बहाने बीजेपी और ईडी पर आज खूब गरजे हेमंत सोरेन। सरकार गिराने की साजिश का आरोप मढ़ दिया और लगे हाथ राज्यपाल को भी लपेटे में ले लिया। मौका था आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दूसरे चरण का। मकसद था सरकारी योजनाओं को झारखंड की जनता तक पहुंचाना। मंच पर आते ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बीजेपी और ईडी के खिलाफ जोर शोर से गरजने लगे। हमारे विपक्ष के अनुरोध पर इस राज्य में जांच चल रहा है ईडी का और विपक्ष के अनुरोध पर हमें भी बुलाहट हुआ है, लेकिन हम उस बुलाहट से घबराते नहीं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो बोलना शुरू किया, ईडी के बहाने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला करने लगे। कहा कि विरोधी दलों को परेशान करने के लिए केंद्र सरकार ईडी जैसी केंद्रीय जांच एजेंसी को हथियार बनाने की कोशिश कर रही है। अगर इनको लगता है कि हमारे लोगों के बीच जो पहचान है और जो छवि है, अगर उनके खराब करने से खराब हो जाएगा तब तो हो गया, तो कहानी खत्म। तो इसलिए इस गलतफहमी में लोग हैं कि राजनीतिक रूप से नहीं सके तो संवैधानिक ताकतों का सदुपयोग करो। चुनाव आयोग और ईडी जैसी संस्था की जांच की आंच से गुजर रहे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यपाल पर भी निशाना साधा और कहा कि राज्यपाल एटम बम फोड़ने की धमकी दे रहे हैं, पर उनका बम फूट ही नहीं रहा। हमारे महामहिम 2-3 महीना से एक एटम बम का लिफाफा लेके बैठे हैं। लिफाफा तो नहीं खोलते, लेकिन मुंह से बम फटने का बात जरूर करते हैं। ये सब मिला भगत है, सब षड्यंत्र रच रहा है। इन षड्यंत्रकारियों का षड्यंत्र का जवाब इस राज्य की एक एक जनता देगी। साहिबगंज में सरकार आपके द्वार अभियान के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जमकर गरजे भी और ईडी की जांच के बहाने उठाए जा रहे सवालों का जोरदार जवाब देने से भी नहीं चूके। निरंजन, न्यूज़ 18 साहिबगंज। और अब आप खबर तो समझिए। खनन घोटाले को लेकर जारी ईडी के समन से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की परेशानी बढ़ सकती है। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के ठिकानों पर छापेमारी हुई। सीएम के नाम से कई बैंकिंग दस्तावेज वहां से मिले हैं। इसके साथ ही प्रेम प्रकाश के घर से AK-47 और कारतूस की बरामदगी हुई थी। प्रेम प्रकाश के घर कैसे पहुंचा AK-47, इस एंगल पर जांच की गई। वहीं रिम्स में भर्ती पंकज मिश्रा ने अफसरों को फोन पर धमकाया था। पंकज मिश्रा का ड्राइवर और सहयोगी गिरफ्तार हो चुका है। वहीं सस्पेंडेड IAS पूजा सिंघल, CS सुमन कुमार पहले ही अरेस्ट हो चुके हैं और अब सीएम हेमंत सोरेन को ईडी की तरफ से समन भेजा गया है। बढ़ते हैं आगे।
क्या आरजेडी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? क्योंकि आरजेडी के बिहार अध्यक्ष जगदानंद सिंह के पार्टी दफ्तर आए आज 1 महीना हो गया। जगदानंद के कार्यालय नहीं पहुंचने से जहां सियासी गलियारे में अटकलों का बाजार गर्म है, तो वहीं पार्टी संगठन का विस्तार भी नहीं हो रहा और ना ही पार्टी का कोई काम। रिपोर्ट के जरिए जानते हैं जगदानंद सिंह की चुप्पी के मायने। राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू प्रसाद स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, तो पार्टी के बिहार अध्यक्ष जगदानंद सिंह पिछले 1 महीने से पार्टी दफ्तर नहीं आ रहे। 2 अक्टूबर को ही अंतिम बार वे पटना स्थित राजद दफ्तर आए थे। इस दौरान जगदानंद सिंह सार्वजनिक जगहों पर भी नहीं देखे गए हैं। यूं कहें तो 1 महीने से पार्टी का कामकाज ठप पड़ा हुआ है। जगदानंद के राजद कार्यालय नहीं आने को लेकर पार्टी की अंदरूनी नाराजगी और मतभेद बताए जा रहे हैं। दरअसल जगदानंद सिंह के बयानों से पार्टी में नाराजगी बढ़ी है, ऐसी चर्चा है। जगदानंद ने 2023 में ही नीतीश कुमार को तेजस्वी को कुर्सी सौंपने का बयान दिया था। तेजस्वी ने बयान जारी कर नेताओं को सोच समझकर बोलने को कहा था। कृषि मंत्री रहे जगदानंद के बेटे सुधाकर सिंह के बयानों के चलते भी सवाल खड़े हुए। जगदानंद सिंह पर कार्रवाई का दबाव बढ़ा और मंत्री सुधाकर सिंह हटा दिए गए। ऐसी कोई बात नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल के जिला संगठन और प्रदेश संगठन जल्द ही स्पष्ट रूप से सबके सामने आ जाएगा। जगदानंद बाबू वाला जो प्रकरण है, ये राजद का नितांत 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 आंतरिक मामला है। इससे कांग्रेस का कोई लेना देना है ही नहीं। हमारा गठबंधन बिहार को एक बेहतर सरकार देने के लिए हुआ है। जगदानंद सिंह प्रकरण को लेकर सत्ताधारी आरजेडी और कांग्रेस के नेता सधे अंदाज में प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो वहीं आरजेडी के भीतर चल रही खींचतान पर दूसरी पार्टियां तंज कस रही हैं। राष्ट्रीय जनता दल के लोग ही बता सकते हैं। मीडिया में उनकी नाराजगी की खबरें चल रही है। अभी तक उन्होंने प्रदेश पदाधिकारियों, जिलाध्यक्षों या प्रदेश कार्य समिति का गठन नहीं किया है। यह सब राष्ट्रीय जनता दल का आंतरिक मामला है। किसी वर्कर, किसी नेता का बात नहीं सुनता है वो पार्टी। वो एक पार्टी, वो लालू परिवार के विरासत है, उसमें अपना बात आप कह नहीं सकते हैं। आज उसी का परिणाम है कि उसके प्रदेश अध्यक्ष श्री जगदानंद सिंह जी आज तक पार्टी कार्यालय नहीं गए। राजद के प्रदेश अध्यक्ष के पार्टी कार्यालय नहीं पहुंचने को लेकर आरजेडी में संकट खड़ा हो गया है। हालांकि पार्टी लालू प्रसाद यादव के इलाज के बाद सब कुछ ठीक हो जाने का दावा कर रही है, लेकिन सवाल है कि क्या जगदानंद सिंह अब पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे या उन्होंने कोई दूसरा मन बना लिया है। उम्मीद है विधानसभा की 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के बाद जगदानंद सिंह पर कोई फैसला लिया जा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। जगदानंद सिंह आरजेडी दफ्तर नहीं आ रहे हैं, अब आप इसके मायने को समझिए। दरअसल नीतीश कुमार के साथ आरजेडी के जाने के बाद से ही पार्टी में खटास बढ़ा हुआ है। जगदानंद सिंह ने कई बार तेजस्वी को कमान देने का बयान दे दिया। असहज तेजस्वी यादव ने मीडिया में बयान देकर बयानबाजी ना करने की नसीहत दे दी। जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह ने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई, मंत्री पद से हटाए गए। जगदानंद सिंह पर कार्रवाई का दबाव था, तब से पार्टी के भीतर मनमुटाव बढ़ा हुआ है और यही बात है कि अभी जगदानंद सिंह पार्टी कार्यालय भी नहीं आ रहे हैं, जिस पर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। बढ़ते आगे, बिहार में आरएसएस का विस्तार तेजी से हो रहा है। आने वाले समय में संघ की योजना बिहार के हर गांव तक अपनी पैठ बनाने की है। इसके लिए विशेष प्रयास संघ की तरफ से भी किए जा रहे हैं। सियासी दृष्टि से देखा जाए तो आरएसएस मिशन 2025 में जुट गया है और इसी को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। आखिर क्या है संघ और सियासत का ये कॉकटेल, समझते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस बिहार में अपनी गतिविधियों को बढ़ा रहा है। साथ ही प्रदेश में तेजी से शाखाओं की संख्या भी बढ़ती जा रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शाखाओं की संख्या कोरोना काल खत्म होते ही बढ़ने लगी है। दरअसल बिहार में आरएसएस 2 भाग में बांटकर संगठन के विस्तार पर फोकस कर रहा है।
उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार। एक अनुमान के मुताबिक 2021 में 1033 जगहों पर 1405 संघ की शाखाएं लगती थी, लेकिन 2022 में 1074 स्थानों पर 1476 शाखाएं लग रही हैं। पिछले साल 533 साप्ताहिक मिलन और 97 संघ मंडली लगी थी। इस साल बिहार में 545 साप्ताहिक मिलन और 168 मंडली लग रही है। ये तस्वीरें पटना के राजेंद्र नगर मैदान की है, जहां सुबह सुबह जुटते हैं संघ के सदस्य और फिर शुरुआत होती है योग, ध्यान और मंत्रोच्चार की। 2005 के बाद से बिहार में आरएसएस की शाखाएं लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, लगातार शाखाओं की संख्या बढ़ती जा रही है और राजधानी पटना में बात करें तो 100 से ज्यादा शाखाएं चलती है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पटना के राजेंद्र नगर शाखा मैदान की, जहां पे सुबह सुबह में आरएसएस के जो लोग हैं वो यहाँ पर मैदान में एकत्रित हुए हैं। तो अब कोरोना के बाद से शाखाएं बढ़ी है और 2025 तक का अपना लक्ष्य है कि जो हमारा शहरी क्षेत्र है उसके हर 10,000 की आबादी पर हम लोगों ने एक बस्ती की रचना की है। तो हर बस्ती तक हमको शाखा को लेके जाना है। राजधानी पटना के दूसरे पार्क की ये तस्वीर है एसके पुरी इलाके की, जहां हर दिन संघ की मंडली लगती है और इससे जुड़े लोग भी जुटते हैं। संघ से ज्यादा लोग आखिर क्यों जुट रहे हैं, तो जवाब भी सुनिए। जिनमें भी राष्ट्रीयता की भावना होगी, जिसमें भी मानवता की भावना होगी, प्राकृतिक की संरचना को बचाने की भावना होगी और सामाजिक समरसता की जिनमें भावना होगी, वो आरएसएस को अपनाएंगे। आरएसएस स्वयं सेवक, मतलब खुद को राष्ट्र के लिए स्वयं को समर्पित करना। जाहिर है बिहार में संघ का विस्तार तेजी से हो रहा है, तो सत्तारूढ़ जेडीयू और आरजेडी के नेता संघ के बहाने बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। बीजेपी वाले लोग जो है आरएसएस के एजेंडे पर जो काम करे थे, जिस कारण हम लोग अलग हुए हैं और आज जो है समाजवादी विचारधारा के दो बड़े दल जनता दल यूनाइटेड, आरजेडी एक साथ हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री हमारे पूरे देश के विपक्षी दल को बीड़ा उठाए हैं एक करने का और भाजपा को हटाने का और देश को बचाने का लिए, जो देश में नफरत का माहौल खड़ा करने के लिए कहीं ना कहीं शाखाएं स्थापित करके अपने को मजबूत करना चाहते थे। ऐसे लोग जिस तरह से बेचैनी में है, घबराहट में है, वो स्पष्ट प्रमाण है कि समाजवादी हमेशा आरएसएस के विचारधारा के खिलाफ मजबूती से खड़े रहे हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। वैसे तो बिहार में साल 2005 से ही आरजेडी सरकार के बदलने के बाद से आरएसएस अपनी शाखा में विस्तार बिहार में कर रहा है, लेकिन हाल ही में नीतीश कुमार के आरजेडी से हाथ मिला लेने के बाद लगातार संघ सक्रिय है। लक्ष्य शहरी इलाकों की बस्तियों तक पहुंचने की है। गांवों तक शाखा का विस्तार का दावा किया जा रहा है। मतलब साफ है, पहले 2024 में लोकसभा और उसके ठीक अगले साल यानी 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर आरएसएस फोकस कर रहा है। जाहिर तौर पर संगठन के विस्तार का फायदा ही बीजेपी को आने वाले समय में मिलने वाला है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और अब आप खबर तो समझिए, बिहार में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी गतिविधियों को बढ़ा रहा है। आने वाले समय में बिहार में तेजी से शाखाओं की संख्या भी बढ़ता जा रहा है। बिहार में न सिर्फ संघ की दैनिक शाखाओं में बढ़ोतरी हुई है, बल्कि साप्ताहिक मिलन संघ मंडली में भी वृद्धि हो गई है। जेडीयू से बीजेपी के संबंध टूटने के बाद आरएसएस बिहार में लगातार अपना पैठ मजबूत करने में जुटा है। आरएसएस की नजर 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव पर केंद्रित है। बढ़ते हैं आगे। बिहार में शराब माफिया के हौसले बुलंद हैं। मुजफ्फरपुर में 20 घंटे के भीतर दूसरी बार पुलिस पर हमला हुआ है। कांटी के बाद तुर्की थाना क्षेत्र में भी शराब माफिया ने पुलिस पर हमला कर दिया। कांटी में हुए हमले में एएसआई समेत 6 जवान जख्मी हो गए। मुजफ्फरपुर के बाद पूर्वी चंपारण में भी पुलिस पर हमला हुआ है। शराबबंदी वाले बिहार में शराब माफिया किस कदर बेकाबू हो चुके हैं, इसकी बानगी देखिए। मुजफ्फरपुर में 20 घंटे के भीतर 2 बार पुलिस पर हमला हुआ।
मंगलवार की रात कांटी थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग की टीम पर शराब माफिया ने हमला किया था। हमले में एएसआई समेत 6 जवान घायल हुए थे। उत्पाद विभाग की टीम को किसी तरह जान बचाकर भागना पड़ा। अभी इस हमले में घायल जवानों का दर्द कम भी नहीं हुआ था कि तुर्की थाना क्षेत्र में पुलिस पर हमला हो गया। हालांकि इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुजफ्फरपुर में ही पुलिस पर हमला हो रहा है। पुलिस पर हमला पूर्वी चंपारण में भी हुआ। शराब की सूचना पर छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर रामगढ़वा थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर गांव में ग्रामीणों ने हमला कर दिया और पुलिस की गश्ती गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। सवाल है कि आखिर बार बार पुलिस क्यों पिट जाती है? क्या अपनी हरकतों की वजह से पिट रही है पुलिस? क्या बिहार में खत्म हो गया है पुलिस का इकबाल? न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ और मोतिहारी से मुकेश की रिपोर्ट। और अब आप समझिए कि आखिर बिहार पुलिस पर हमले लगातार क्यों हो रहे हैं, तो इसके मायने को समझिए। दरअसल बिहार पुलिस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे, ठेकेदार माफिया से मिलीभगत का आरोप अक्सर लगता रहा है। छापेमारी के दौरान माफिया भागने में सफल रहते हैं। पुलिस का इकबाल खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सख्त निर्देशों का भी असर पुलिस के ऊपर नहीं दिख रहा है। बढ़ते हैं आगे और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।